गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम मैटर के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो हम अब थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैटर की, ठीक है। हमने क्या करना है, हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक आयरन नेल लो, मतलब कि कील लो, एक चौक का पीस लो और एक रबर बैंड लो, ठीक है। एक हैमर लो और आयरन नेल को हैमर से बीट करो, मतलब कि तोड़ने की कोशिश करो। अब आयरन नेल को कटर या नाइफ से कट करने की कोशिश करो। पहले केस में हमने हैमर से उसको बीट किया, ब्रेक करने की कोशिश की, और सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, उसको कटर या नाइफ से कट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक चौक का जो पीस लिया था उसको हैमर से ब्रेक करो और दूसरे केस में चौक को कट करो, ठीक है। फिर तीसरे केस में क्या करना है, रबर बैंड को स्ट्रेच करके, मतलब खींच के उसको तोड़ने की कोशिश करो। और दूसरा क्या है कि रबर बैंड को भी कट करके नाइफ से या कटर से कट करने की कोशिश करो। तो अब हम देखेंगे कि इन सब में क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। जब आयरन नेल को हमने हैमर की या कट किया तो वो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन चौक के पीसेस ब्रेक होने स्टार्ट हो गए। रबर बैंड स्ट्रेच हो गया और थोड़ा सा स्ट्रेच होने पर ही ब्रेक हो गया, मतलब कि अगर उसको रबर बैंड को ज़्यादा खींचोगे तो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रिस्पोंड डिफरेंटली टू एक्सटर्नल फोर्स। अलग अलग टाइप के मटेरियल जो हम बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको अलग अलग रिस्पोंड करते हैं, कि कोई टूट जाते हैं, कोई नहीं टूटते, कोई खींचने से टूटते हैं, कोई काटने से टूटते हैं, ठीक है। दे आर बाउंड टुगेदर बाय फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। उनके पार्टिकल्स हैं, उनमें अट्रैक्शन की फोर्स होते हैं कि वो ईजिली से ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि मैटर के पार्टिकल्स में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, खींच कर रखते हैं। अब एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम। दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लिए हमने, ठीक है, ब्लू इंक ली, ठीक है, और हमने फर्स्ट बीकर में ब्लू इंक को डाल दिया, ठीक है, और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दिया ग्लास को, ठीक है। दूसरे केस में क्या लिया, शहद लिया। अब हमने उसको सेकंड ग्लास के साइड में डाल दिया और उसको भी ऐसे ही पड़ा रहने दिया, हिलाया नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, जो ब्लू इंक होगी, मतलब कि उन ग्लासेस में वाटर भी था, ब्लू इंक उनकी वो पानी में कम्प्लीटली से फैल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। लेकिन हनी जो है, जो शहद है, उसको टाइम लगेगा मिक्स होने में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो आराम आराम से मिक्स होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हनी जो है डेंसर होता है इंक से, मतलब हनी जो है वो भारी होता है, हैवी होता है, और इंक लाइट होती है, ठीक है। जितना डेंस मटेरियल होगा, जितना भारी मैटर होगा, उतना वो डिफ्यूज़ हो स्लोली होगा। डिफ्यूज़ मतलब मिक्स होना, उतना वो स्लोली मिक्स होगा। और जितना लाइट हमारा डेंस मैटर होगा, मतलब कि लाइट मैटर होगा, उतना ही वो जल्दी मिक्स हो जाएगा, उतना ही जल्दी वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो डिफ्यूजन किस पर डिपेंड करती है, हमारे अमाउंट की डेंसिटी पर, ठीक है। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, डेंस ज़्यादा है, कोई मटेरियल हैवी ज़्यादा है, तो वो उसको टाइम लगेगा मिक्स होने में। अगर कोई लाइट मटेरियल है तो वो इजीली से मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। कहते क्या होता है, अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करें तो आयरन ब्रेक नहीं होता, चौक ब्रेक होने लग जाता है, रबर बैंड ब्रेक हो भी सकता है और स्ट्रेच हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कि खींचा जाएगा, ब्रेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जो मैंने बोला कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो ये देखो, ये जो आपने ये रेड रेड डॉट से ये जो गोल गोल सर्कल है, ये हमारे पार्टिकल्स है, और ये जो रेड रेड है हमारे पास, ये क्या है, अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये जो मैटर के पार्टिकल्स है, ये आपस में अट्रैक्शन की फोर्सेस के कारण जुड़े हुए हैं। The force that binds the
particles is stronger in iron as compared to the force in chalk and the rubber band. अब देखो, जो चीज़ को तोड़ने में मुश्किल हो रही है, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू चॉक और रबर बैंड। हैंस द चॉक एंड रबर बैंड्स माइट ब्रेक इजीली वाइल आयरन डज नॉट। इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चॉक और रबर बैंड में कम है, इसलिए वो इजीली से ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन आयरन नहीं होगा क्योंकि आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब हम देखते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में सबसे ज़्यादा देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड में थोड़ी सी कम है, ठीक है, वीक है, सॉलिड से वीक है, और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैसेस में। अब हमने देखा था कि इंक को डिफ्यूज़ होने में, इंक जो है ईजिली से डिफ्यूज़ हो जाती है, लेकिन हनी को डिफ्यूज़ होने में, मिक्स होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इंक की डेंसिटी जो है वो पानी से हनी से कम होती है, ठीक है, इसलिए इंक जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। और जो इंक के पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स ऑफ हनी में। इसी कारण से जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, जिसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसमें उसको अगर हम किसी चीज़ में मिक्स करेंगे तो वो इजीली से टूट कर मिक्स हो जाएगा, लेकिन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है वो इजीली से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसीलिए ही इंक जो है वो वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन हनी जो है वो इजीली डिज़ोल्व नहीं हो पाता। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, हर मटेरियल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, और जो डिफ्यूजन है पार्टिकल्स का वो किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी क्या है, कि जो मटेरियल डिफ्यूज़ हो रहा है। अब बच्चों देखो, कहते क्या होगा अगर हम पानी को हीट करेंगे। पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है कि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर राइज किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि मोशन करने की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को कूल कर रहे हैं, मान लो कि पानी को ही हमने कूल किया, टेम्परेचर उसका डिक्रीज किया, तो क्या होगा? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। मतलब कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं कि हम टेम्परेचर को किस किस स्केल में नाप सकते हैं। बच्चे, पहला स्केल होता है केल्विन स्केल, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैटर के पार्टिकल्स की ज़ीरो होती है उसको हम बोलते हैं ज़ीरो केल्विन, ठीक है। केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है साइंटिस्ट के लिए टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसको हम एसआई यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होता है ये आप फर्दर हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अब देखो, ज़ीरो केल्विन पर काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। जैसे जैसे हम केल्विन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ज़ीरो से पहले लो काइनेटिक एनर्जी आई, फिर और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो काइनेटिक एनर्जी हाई हो गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। अब केल्विन एंड सेल्सियस। तो बच्चे, केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक सिंपल सा रिलेशन होता है। केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। मान लो अगर आपको इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं फिर पता चल जाएगा। देखो अगर 0 केल्विन है, अगर के की वैल्यू यहाँ 0 है तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, -273 के। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो 0 केल्विन हमारा -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लियर है। टेम्परेचर के यूनिट्स हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर हमें सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना है तो हम 273 को ऐड करेंगे। अगर हमें केल्विन से सेल्सियस की तरफ आना है तो हम 273 माइनस करेंगे, ठीक है। सेल्सियस से केल्विन ऐड 273 और केल्विन टू सेल्सियस तो सब्ट्रैक्ट 273। क्लियर है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम कैसे होगा ये। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 273। तो हमने 100 में 273 ऐड कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 373 केल्विन। अब अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो मान लो 200 केल्विन था, तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए हम 273 माइनस करते हैं। तो 273 माइनस कर दिए तो आंसर आ गया हमारा -73 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, कि ये SI यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड करते हैं और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम करेंगे। हमने क्या किया, एक आयरन स्टैंड ले लिया और एक बर्नर ले लिया, ठीक है। 150 ग्राम आइस ले ली बीकर में और उसमें थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है। और बीकर को हीट करना स्टार्ट किया। आइस को हम हीट करी जा रहे हैं तो आइस क्या होगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे जहाँ पर आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हुई। अब बीकर में ग्लास फ्लोर डाल दो और पानी को मूव करते रहो, ठीक है। और वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम वो टेम्परेचर नोट करेंगे जहाँ पर बॉयल होना वाटर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, कहते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन द बीकर विद आइस वाज हीटेड। जब हम आइस को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो टेम्परेचर राइज करने से आइस मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आइस किस टेम्परेचर पर मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर। वट वॉज द टेम्परेचर टिल द आइस कम्प्लीटली मेल्टेड। वो कौन सा टेम्परेचर है जब आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक। और किस टेम्परेचर तक वाटर कम्प्लीटली वेपराइज हो जाएगा, वो भी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होगा। थैंक यू बच्चों।